द कंजूरिंग की वास्तविक सच्ची कहानी, जिसका नाम पेरोन परिवार और एनफील्ड अड्डा है, फिल्मों की तुलना में अपने आप में डरावना है। जब द कॉन्जूरिंग 2013 में रिलीज हुई तो इसे आलोचकों की प्रशंसा के साथ मिला। हर जगह आलोचकों ने इसकी सर्व यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रशंसा की। रोड आइलैंड में एक निर्दोष परिवार के राक्षसी का शिकार। ज्यादातर दर्शकों ने माना कि फिल्म निर्देशक जेम्स वान की जंगली कल्पनाओं के अलावा कुछ नहीं थी। हालांकि द कॉन्जूरिंग की सच्ची कहानी है वास्तव में एड और लोरेन वॉरेन के भयानक अनुभव में निहित है। एड वॉरेन एक विश्व युद्ध 2 के अनुभवी और एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे, जो अपने विषय पर अध्ययन करने के बाद एक आत्मविज्ञानी दानव बन गए थे। खुद उनकी पत्नी लोरेन ने एक क्लैरवॉयंट और माध्यम होने का दावा किया, जो एड की खोज की गई राक्षसों के साथ संवाद करने में सक्षम था। 1952 में एड और लोरेन ने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की स्थापना की, जो न्यू इंग्लैंड का सबसे पुराना भूत शिकार समूह था। उन्होंने एमिटीविले हंटिंग की अपनी प्रारंभिक जांच के बाद सम्मानित पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं के रूप में ख्याति प्राप्त की। हालांकि उनके 2 सबसे प्रसिद्ध मामले कॉन्जूरिंग फ्रेंचाइजी द्वारा काफी लोकप्रिय हुए। उन पर आधारित फिल्मों की एक श्रृंखला एड और लोरेन के अनुभवों में 2 सम्मिलित परिवारों के राक्षस हैं। हालांकि फिल्में अति नाटकीय और विश्वास करने में असंभव प्रतीत होती हैं, लेकिन वॉरेन्स इस बात को बनाए रखता है कि वास्तव में चित्रित की गई सभी घटनाओं को ट्रांसपायर कर दिया गया है। हालांकि 2006 में एड की मृत्यु हो गई। लोरेन फिल्म पर एक सलाहकार थे और उनका दावा है कि उन्होंने निर्देशकों को कोई नाटकीय लाइसेंस नहीं दिया था, से अधिक आवश्यक था। फिर भी द कॉन्जूरिंग की सच्ची कहानी आज तक अविश्वसनीय रूप से ठंडी है। द कॉन्जूरिंग की सच्ची कहानी पहली फिल्म से शुरू होती है, जो पेरोन परिवार पर केंद्रित है। जनवरी 1971 में पेरोन परिवार हैरिसविले, रोड आइलैंड, जहां कैरोलिन, रोजर और उनके 5 में एक ठंड कमरे के फार्म हाउस में चला गया। बेटियों को उनके चले जाने के लगभग तुरंत बाद अजीब चीजें होने लगीं। इसकी शुरुआत छोटी थी। कैरोलिन ने नोटिस किया कि झाड़ू गायब हो गई या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गई। वह रसोई में केतली के खिलाफ कुछ बिखेरने की आवाज सुनती थी जब कोई वहां नहीं था। वह एक साफ सुथरी रसोई के फर्श के बीच में गंदगी के छोटे छोटे ढेर लगाती है। लड़कियों ने घर के आसपास आत्माओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। हालांकि अधिकांश भाग के लिए वे अनिर्हित थे। हालांकि कुछ नाराज थे। कैरोलिन ने कथित तौर पर घर के इतिहास पर शोध किया और पाया कि यह 8 पीढ़ियों से एक ही परिवार में था और यह कि उनमें से कई रहस्यमय या भयानक परिस्थितियों में मारे गए थे। कई बच्चे पास के एक नाले में डूब गए थे, एक की हत्या कर दी गई थी और उनमें से कुछ ने अटारी में फांसी लगा ली थी। फिल्म बत्शेबा में जिस भावना का चित्रण किया गया था, वह उन सभी में सबसे खराब थी। जो कोई भी आत्मा थी, वह खुद को घर की मालकिन मानती थी और उसने उस प्रतियोगिता का विरोध किया जो मेरी मां ने की थी। उस स्थिति एंड्रिया पेरोन 5 लड़कियों में सबसे पुरानी है। यह पता चलता है कि वास्तव में बत्शेबा शर्मन नाम का एक वास्तविक व्यक्ति था, जो 1800 के दशक के मध्य में पेरोन की संपत्ति पर रहता था। अफवाह थी कि वह शैतान था और इस बात के सबूत थे कि वह पड़ोसी के बच्चे की मौत में शामिल था। हालांकि नहीं ट्रायल कभी हुआ। उसे हैरिसविले शहर के पास के बैपटिस्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया था। पेरोनों का मानना है कि यह बत्शेबा की आत्मा थी जो उन्हें पीड़ा दे रही थी। एंड्रिया के अनुसार परिवार को अन्य आत्माओं के साथ साथ मांस के सड़ने जैसी गंध का भी अनुभव होता है और इससे फर्श पर से बिस्तर उठ जाते हैं। वह दावा करती है कि उसके पिता तहखाने में प्रवेश करेंगे और एक ठंड, बदबूदार उपस्थिति महसूस करेंगे। वे अक्सर गंदगी से भरे तहखाने से दूर रहते थे, लेकिन हीटिंग उपकरण अक्सर रहस्यमय तरीके से विफल हो जाते थे, जिससे रोजर नीचे गिर जाते थे। 10 साल से अधिक समय तक परिवार घर में रहता था। वॉरेन्स ने जांच के लिए कई यात्राएं की। एक बिंदु पर लोरेन ने आयोजित किया परिवार को रखने वाली आत्माओं से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए एक सांप। नीचता के दौरान कैरोलिन पेरोन बन गया, जीभ में बोल रहा था और उसकी कुर्सी पर जमीन से उठ रहा था। एंड्रिया का दावा है कि उसने चुपके से गवाही दी है। मुझे लगा कि मैं पास होने जा रहा हूँ, एंड्रिया ने कहा। मेरी माँ इस दुनिया की एक ऐसी आवाज बोलना शुरू कर देती है जो उसकी नहीं है। उसकी कुर्सी झुक गई और उसे पूरे कमरे में फेंक दिया गया। हालांकि घटनाओं का फिल्म संस्करण एड के साथ एक अतिशयोक्ति के बजाय एक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। लोरेन जोर देकर कहते हैं वे और उसका पति कभी भी एक कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कैथोलिक पादरियों द्वारा प्रदर्शन किया जाना चाहिए।
प्रतिशोध के बाद रोजर ने अपनी पत्नी की मानसिक स्थिरता के बारे में चिंतित होकर वॉरेन्स को बाहर कर दिया। एंड्रिया के अनुसार वित्तीय अस्थिरता के कारण परिवार ने घर में रहना जारी रखा जब तक कि वे 1980 में स्थानांतरित नहीं हो पाए, जिस बिंदु पर आत्माओं को चुप करा दिया गया और हंटिंग बंद हो गई। पेरोन परिवार द्वारा उनके दानव द्वारा आतंकित किए जाने के 6 साल बाद इंग्लैंड के इनफील्ड में एक और परिवार को इसी तरह की चीजों का अनुभव होना शुरू हुआ। 1977 के अगस्त में हॉजसन परिवार ने अजीब चीजें देखना और सुनना शुरू कर दिया। जेनेट, जो उस समय 11 वर्ष की थी, ने उठते हुए याद किया बिस्तर में अपने ड्रेसर को देखने के लिए कमरे में जो उसने अपने भाई के साथ साझा किया था। हमने चिल्लाया मम मम कॉम, जेनेट ने कहा। हम भयभीत थे लेकिन साथ ही साथ डर भी रहे थे। बाद में परिवार ने घर में सभी प्रकार के स्थानों से दस्तक देना शुरू कर दिया। वह अपनी मां को याद करते हुए सोचती है कि चोर थे या ड्रिफ्टर्स अपने घर में छिप जाते हैं और पुलिस को जांच के लिए बुलाते हैं। जो अधिकारी एक कुर्सी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, वह अपने आप फर्श पर चढ़ गया। डेली मिरर के रिपोर्टर्स, जिन्हें एनफील्ड हंटिंग पर रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था, ने उन्हें खुद के लिए भी अनुभव किया। लेगोस और मार्बल्स को कमरे के चारों ओर उड़ने की सूचना दी गई थी। जब इसे उठाया गया था तो स्पष्ट से गर्म था। टेबलेटॉप पर मुड़े हुए कपड़े उनमें से छलांग लगाते और पूरे कमरे में उड़ जाते। खाली कमरे में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती। रोशनी टिमटिमाती, सिक्के पतली हवा से निकलते और फर्नीचर घूमता या स्पर्श किए बिना ऊपर की ओर। फिर एक दिन ऊपर के बेडरूम में लोहे की चिमनी दीवार से बाहर फट गई। उसके बाद चारों ओर से असाधारण जांचकर्ता दुनिया ने दिखाया, आत्माओं से संपर्क करने में सक्षम होने का दावा करते हुए और एनफील्ड अड्डा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। उनमें से अधिकांश ने फैसला किया कि बच्चे अपने अनुभवों को फीका कर रहे थे, क्योंकि उनमें से एक ने एक अवसर पर ऐसा करने के लिए स्वीकार किया था। लेकिन वॉरेन्स अलग थे। उन्होंने दिखाया और तुरंत माना कि एक शैतानी मौजूद थी। हालांकि उनके दावों को नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि उस समय के एक विख्यात शख्स ने एड वॉरेन पर अतिरंजना और यहाँ तक की घटनाएं करने का आरोप लगाया था। अक्सर एक भूतिया को राक्षसी कब्जे के एक मामले में बदलना, यह वह जगह है जहां कहानी फिल्म से भिन्न होती है, क्योंकि वॉरेन से कोई भूत प्रेत जैसी प्रथा नहीं थी। 1979 में उनके शुरू होने के 2 साल बाद हंटिंग अचानक बंद हो गई। हालांकि परिवार का कहना है कि उन्होंने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया।